Hello guys, good morning. Welcome back on for my educational hub. In the last lecture, we were discussing about point function and path function. In this lecture, we will describe the mathematical idea of point function and path function, right? तो आओ भैया, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पथ फलन और अवस्था फलन के बारे में बात कर रहे थे। इसके कुछ डेफिनेशंस का आइडिया लिया था हमने कि क्या एग्जैक्टली इनका क्या मीनिंग होता है। अब मैं मैथमेटिकली बताऊंगा कि कोई फंक्शन को देख के कैसे पता चलता है, या फंक्शन के बारे में कैसे पता चले कि अच्छा ये फंक्शन है कोई भी, और आपको कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट फंक्शन होगा कि पाथ फंक्शन होगा, कि अवस्था फलन होगा या पथ फलन होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो ये बात करते हैं हम लोग। तो आपको क्या लिखना है, ये इनके दोनों का डेफिनेशन हो गया था। अब लिखो क्या, एक नोट लिखना, नोट। और ये नोट बड़ा काम का है भैया, ये थर्ड लेक्चर में बड़ा काम आएगा। देखे ना, थर्ड लेक्चर नहीं, थर्ड चैप्टर में मैक्सवेल के जो रिलेशंस हैं उसमें। तो देखो मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सी बात है। अगर मान लो कि कोई फंक्शन है, एफ कोई फंक्शन है, और एफ ये जो है एक्स और वाई का फंक्शन है, एक्स एंड वाई का, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। अब कोई भी फंक्शन होने का मतलब है, अगर एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, इट मीन्स इफ एक्स एंड वाई वेरीज द वैल्यू ऑफ एफ विल ऑल्सो चेंज। मतलब एक्स और वाई का अगर वैल्यू चेंज होता है तो एफ का भी मान बदलेगा। अगर मान लो एक्स में कुछ चेंज हुआ और वाई में भी कुछ चेंज हुआ, दोनों में चेंज होगा तो एफ में भी कुछ चेंज होगा। अब मान लो एफ में जो चेंज हुआ वो होगा डी एफ, ये चेंज हो गया मान लो एफ के अंदर। एफ में कितना चेंज हुआ, डी एफ। तो ये जो डी एफ जो चेंज है वो कैसे निकालते हैं, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं मैथमेटिकली, वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि एक्स और वाई में चेंज होने की वजह से एफ में जो चेंज आया दैट इज डी एफ, और डी एफ को लिखते हैं ऐसे कि डी एफ, एफ का आप डिफरेंशिएशन करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को कांस्टेंट मानते हुए, इनटू एक्स में जो टोटल चेंज हुआ है उसको लिख दिया डी एक्स, प्लस अब f का डिफरेंशिएशन करो डेल f बाई डेल y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट लेते हुए, राइट। और फिर यहां पे लिखो dy, dy मतलब y में जो टोटल चेंज हुआ, dx मतलब x में जो टोटल चेंज हुआ, और ये क्या है, x के रिस्पेक्ट में कितना रेट है, चेंज रेट कितना, परिवर्तन की दर है एक तरीके से, ये कितना चेंज हुआ। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल है, आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो ये ध्यान रख लेना। कैसे, दो वेरिएबल है, जैसे एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाता है तो हमेशा यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन आ जाता है। अगर एक ही वेरिएबल होता तो हम लोग उसको फुल एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं, उसको डी से लिखते हैं ना। अब देखो ये बात समझ में आई, क्लियर है। क्या करना है, एफ का पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, फिर डी एक्स लिख दो, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करो, फिर डी वाई कर दो। क्लियर है ये बात। अगर मैं चलो इसको लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा ये बड़ा लिखा हुआ है तो इसको थोड़ा छोटा टर्म लिख देते हैं, इसको m लिख देते हैं, इसको लिख दें dx, और इसको लिख देते हैं n लिख देते हैं, ये हो गया dy। ठीक है, m लिख दिया, मतलब मैंने m किसको लिखा, m लिखा मैंने डेल f बाई डेल x को, जहाँ पे मैंने y को कांस्टेंट लिया था, और n जो लिया मतलब मैंने f का जब डिफरेंशिएशन किया y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मान के उसको लिखा। ठीक है, अब अगर मैं m का डिफरेंशिएशन, देखो पहले f का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ था, है ना, x के रिस्पेक्ट में। अब मैं ये जो आया है, ये पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ था, है ना, y को कांस्टेंट मानते हुए। अब अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, पहले जैसे f का x के रिस्पेक्ट में हुआ था, अब जो आया उसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं। अब इसका मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, x को कांस्टेंट मानते हुए, x को कांस्टेंट मानते हुए। और ये इधर वाला जो है, ये पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ था, x को कांस्टेंट मानते हुए। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दूं मैं x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और किसको कांस्टेंट लेते हुए, y को कांस्टेंट लेते हुए, और ये दोनों चीजें इक्वल आ जाए,
तो फंक्शन कैसा होगा? पॉइंट फंक्शन, अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन होगा। और अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो कैसा होगा? पथ फलन, पाथ फंक्शन। क्लियर है? मैं जो बोल रहा हूं वो बात समझ करिए ना। अभी मैं इसका एक एग्जाम्पल करवा दूंगा और अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। पहले ये कैलकुलेट किया, इसका मतलब ये क्या है? ये तो m है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेल m बाई डेल वाई x के रिस्पेक्ट में, और ये क्या है? डेल, ये n है, डेल n बाई डेल x। सॉरी गड़बड़ कर दिया कि मैंने, ये अच्छा नहीं, गड़बड़ नहीं किया हमने। x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट मान, अगर ऐसा है तो क्या होगा? अवस्था फलन f कैसा होगा? अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन होगा। और अगर ऐसा नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा, तो कैसा होगा? पथ फलन होगा, पाथ फंक्शन होगा। मतलब क्या? f का डिफरेंशिएशन किया, f में f का जो df कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया। इसमें जो ये m और n आया, मतलब ये पहले f का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता, अब इसका y के रिस्पेक्ट में कर दूं और इसका x के रिस्पेक्ट में कर दूं और वो दोनों इक्वल आ जाए, तो ये इक्वल आते हैं, तो इसका मतलब है कि अवस्था फलन होगा, ये पाथ स्टेट फंक्शन होगा, पॉइंट फंक्शन होगा। करेक्ट है? ये चीज है। इसको मैथमेटिक्स में एक और चीज बोलते हैं, यथार्थ अवकलनीयता बोलते हैं इसको। अगर कोई फलन इस रूल को फॉलो करता है, इस इक्वेशन को फॉलो करता है, तो उसको बोलते हैं ये यथार्थ अवकलन है, अवकलनीय है, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल है। और अगर कोई फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होता है, इसका मतलब कैसा होता है? वो अवस्था फलन होता है, वो पॉइंट फंक्शन होता है, वो स्टेट फंक्शन होता है। तो इसको फॉलो करने का मतलब है कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल है, यथार्थ अवकलनीय है, यथार्थ अवकलनीय, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल। तो ये नोट के अंदर ये छाप लेना, और ये छाप यहाँ पे पॉज करना, पॉज करके ये छाप लेना, और उसके बाद में कुछ लिखना है। वो मैं क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा। वो लिखना है, यहाँ पे लिखना, ये यहाँ पे ऐसे भी लिख लेना, यथार्थ, यथार्थ, यथार्थ ऐसे लिखते हैं क्या? यथार्थ, यथार्थ, यथार्थ होता है कि यथार्थ होता है, मैं तो श्योर नहीं हूँ। एग्जैक्ट लिखते हैं इसको इंग्लिश हिंदी में, यथार्थ, यथार्थ ही लिखते हैं। यथार्थ अवकलनीय, यहाँ पे ये भी लिख लेना, यथार्थ अवकलनीय, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल, यहाँ पे ऐसे भी लिख लेना। एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल का होने का मतलब है इस इक्वेशन को फॉलो करता है, और इस इक्वेशन को फॉलो करने का मतलब है कि अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन है। ये छाप लेना। इसके बाद में लिखना, यहाँ पे लिखना, अतः एक अवस्था फलन यथार्थ अवकलनीय होता है, अतः एक अवस्था फलन यथार्थ अवकलनीय होता है। hence a point function is an exact differentiable, is an exact differentiable। करेक्ट है? ये इसको फॉलो करेगा। ये बात समझ में आई? क्लियर है ना? अरे चमक रहा है। चलो ठीक है, इस पर एक एग्जाम्पल करोगे क्या? कर लो अगर चाहो तो, ये छाप लेना। अगर चाहो तो एक एग्जाम्पल कर लो, क्या कर, छोड़ दे, चलो कर लो। आ जाओ, चलो मान लो कोई फंक्शन है, और कोई फंक्शन कैसा ही ले लो आप, ऐसा ले लो x²y, ठीक है। इसका चेक करें हम लोग, तो मुझे df कैलकुलेट करना है। तो df के लिए क्या करना है? डेल f बाई डेल एक्स, y को कांस्टेंट मान लो, इंटू dx, प्लस डेल f बाई डेल y, x को कांस्टेंट मान लो, इंटू dy। तो आप एक काम करो, df इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका वैल्यू कैलकुलेट करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, y को कांस्टेंट मानना है। ये जो बाहर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उसको कांस्टेंट मानना है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो आ गया 2x, y को तो कांस्टेंट मान लिया, तो y तो वैसा का वैसा आ गया, इंटू dx, प्लस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को x² को कांस्टेंट मान लो, x² को कांस्टेंट मान लिया, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया,
ये आ गया इंटू डी वाई। ये क्या आ गया, ये तो m आ गया ना, इसको m मानते थे, ये क्या आ गया n आ गया। तो अभी हमारे को क्या चेक करना, अभी हमारे को चेक करना डेल m बाई डेल वाई, x को कांस्टेंट मानते हुए, और तो ये क्या आया डेल m बाई डेल वाई। इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा y का तो 1 हो गया, 2x, x को कांस्टेंट मानना है तो 2x तो कांस्टेंट हो गया, y का 1 हो गया, ये आ गया। और एक करना डेल n बाई डेल x y को कांस्टेंट मानते हुए, तो इसका n का n तो n में तो y तो है नहीं, तो जो कांस्टेंट है x का x के रिस्पेक्ट में करो तो x के रिस्पेक्ट में 2x आ जाएगा। तो यही तो चाहिए था हमारे को, डेल m बाई डेल वाई x इज इक्वल्स टू डेल n बाई डेल x y, दोनों 2x के इक्वल है, दोनों बराबर आ गए ना। इसका मतलब फलन जो f है, फंक्शन f कैसा है, यथार्थ अवकलनीय है। यथार्थ अवकलनीय मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल, और एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये कैसा है, अवस्था फलन है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो ये कैसा हो जाता, पाथ फंक्शन हो जाता, पथ फलन हो जाता। चमकी बात समझ में आया। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं केवल आपको पास हो उतना बता दूं, ठीक है ना, वो तो आप 5 साल के पेपर है, आप खुद पढ़ोगे ना तो भी आप हो जाओगे पास तो। लेकिन आप टाइम दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो कुछ ढंग का सीख लो। चीज़ों को सीख के अगर आप करोगे ना, मार्क्स 2-4 कम भी आ जाएंगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको खुद को नॉलेज होगा, कॉन्फिडेंस होगा, आगे चीज़ें काम में आएगी, 100% काम में आएगी। भले ही आप आगे MSc में नहीं जाओ, आपको फिजिक्स BSc के बाद में कभी पढ़ना ही नहीं हो, लेकिन फिर भी ये चीज़ें काम में आएगी आपके कंपटीशन में। अंडरस्टैंडिंग अगर चीज़ों की डेवलप होती है तो आप किसी भी सब्जेक्ट में उस अंडरस्टैंडिंग को रिलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। आप हो सकता है कि आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करो तो कंपटीशन की प्रिपरेशन में भी GS आता है, GS आता है, उसमें साइंस पढ़नी पड़ती है, और साइंस अगर पढ़नी पड़ती है तो वहाँ पर आप चीज़ों को रिलेट करना सीख जाते हो कि अच्छा साइंस को, थर्मोडाइनमिक्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स को या इन सब्जेक्ट्स को इस वे में स्टडी करेंगे तो जल्दी हम लोग याद रख पाएंगे या जल्दी सीखा पाएंगे। देखो टाइम का कोई भरोसा नहीं है, अगर चीज़ें सीखी भी रहती है, अगर खुद को नॉलेज होता है तो वो कहीं पे भी काम में आ सकता है। आपको नहीं पता आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, आपको नहीं पता, जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब लगोगे, कुछ भी हो सकता है कि लाइफ में आपको पढ़ाना पड़ जाए। तो टीचिंग आप तभी कर पाओगे तब आपको चीज़ों का नॉलेज है। कहीं पर भी टीचिंग तो पार्ट टाइम भी हो सकता है, ट्यूशन भी हो सकता है, कहीं पर भी शौक भी हो सकता है किसी का, पैसा भी बहुत है टीचिंग में अगर आप चाहो तो अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि आप किस पर आपको अगर चीज़ें आती का मतलब मार्क्स की बात नहीं कर रहा, आती का मतलब चीज़ों का नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं काम में आती है लाइफ में, ठीक है। तो ये कैसा है, ये कैसा पथ फलन है, ये पाथ फंक्शन है। अतः f पथ फलन है, पथ फलन नहीं, सॉरी, ये कैसा है, स्टेट फंक्शन है, ये अवस्था फलन है, अवस्था फलन है, ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। हो गया एग्जाम्पल कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। आओ देखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, ऊष्मागतिक राशियां। क्या? थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, ऊष्मागतिक राशियां। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, ऊष्मागतिक राशियां। इसके अंदर एक लाइन लिखो, ऊष्मागतिक राशियों को, ऊष्मागतिक राशियां दो प्रकार की होती है, ऊष्मागतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, ऊष्मागतिक राशियां दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, ऊष्मागतिक राशियां दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, ठीक है। ऊष्मागतिक राशियां दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, ऊष्मागतिक राशियां दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये लिख लो, एक हो गया एक्सटेंसिव, ये व्यापक हिंदी में, और सेकंड होता है इंटेंसिव,
जिसको हिंदी में बोलते हैं गहन। तो दोनों लिख लो, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, व्यापक और गहन। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, व्यापक और गहन, करेक्ट है, व्यापक और गहन। अब इनमें मैं पहली क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? फर्स्ट क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वांटिटी देखो, आओ भैया, जैसे थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज के अंदर मैं बात करूँ, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, एनर्जी है, द्रव्यमान है, मास है, वॉल्यूम है, ये आयतन वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। दो कैटेगरी में कैसे? जैसे दो कैटेगरी किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है सुन लो पहले, फिर इनकी डेफिनेशन आसान हो जाएगी। जैसे मान लो ये है एक सिस्टम है, ये मान लो कि एक रूम है, रूम मतलब सिस्टम, एक सिस्टम है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, मान लो कि ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। तो ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, ये लो, ठीक है, ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। अगर एक काम इधर देखना, अगर इस सिस्टम में मैं केवल इतने से पार्ट की बात करूं, इस पार्ट की, तो इसका इस इतने से पार्ट का मास क्या होगा, इतने से भाग का द्रव्यमान क्या होगा, जो इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स आ गए, जो भी कण आ गए, उनका जो द्रव्यमान होगा वो टोटल द्रव्यमान इस पार्ट का होगा। तो मान लो इसका पर्टिकुलर मास कितना हो गया, m1 मान लो, ये पहला पार्ट ले लिया मैंने, एक टुकड़ा ले लिया छोटा सा। अब अगर मान लो मैं एक काम करता हूँ, इस पार्ट में ये पार्ट और ऐड कर देता हूँ, ये इतना भाग और ऐड कर दिया मैंने, तो जो मास है, मास क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना। अरे मास चेंज हो जाएगा। ये मान लो मास नहीं लेके आप ऐसे ले लो, मान लो इसका जो वॉल्यूम है, इसका आयतन है, वो कितना होगा, इतना होगा, V1 ले लो। ये इतना आयतन, और अगर मैं इस पूरे सिस्टम को इतना बना लो, अब ये है मतलब ये इतना पार्ट और ऐड कर दिया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। मान लो इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V2, तो अब वॉल्यूम कितना हो गया, V1 प्लस V2। अगर मैं ये इतना पार्ट और ऐड कर दूं, इसका V3 है, तो वॉल्यूम कितना हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका मतलब है कि इतना वॉल्यूम था, इतने पार्टिकल थे, इतना वॉल्यूम था, इतना पार्टिकल, इतने वॉल्यूम थे, इतने पार्टिकल थे। इसका मतलब है जो वॉल्यूम है, आयतन जो राशि है, ये जो क्वांटिटी है, ये किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है पदार्थ की मात्रा पे। किस पे? जो क्वांटिटी है मटेरियल की, उस पे डिपेंड करती है। ज़्यादा क्वांटिटी तो ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा, कम क्वांटिटी तो कम वॉल्यूम हो जाएगा। क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही? अरे क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है ना। तो अगर मान लो ये इतना और ऐड कर दूँ तो क्वांटिटी बढ़ गई मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ गई, मतलब वॉल्यूम भी बढ़ गया। इसी तरीके से मास हो गया, द्रव्यमान केवल इतने की बात करूँ तो मास कुछ और होगा, इतने की बात करूँ पूरा ले लूँ तो मास और इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मास भी कैसा है, पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर, क्वांटिटी बढ़ाने पर, मटेरियल की क्वांटिटी इंक्रीज करने पर, अगर कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है, ऐसे हो रहा है, ऐड हो रही है डायरेक्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, व्यापक बोलते हैं, एक्सटेंसिव बोलते हैं। लेकिन एक दूसरे तरीके से बात करता हूँ, अगर मान लो मैं टेम्परेचर की बात करूँ, टेम्परेचर अगर इस इतने से पार्ट का टेम्परेचर है, मान लो T टेम्परेचर है, मतलब इसका 30 डिग्री टेम्परेचर है, मान लो ऐसे, मान लो इसका 30 डिग्री टेम्परेचर, इस पार्ट का, इसका भी मान लो 30 डिग्री टेम्परेचर है, इसका भी 30 डिग्री है, और इस पूरे पार्ट का भी 30 डिग्री है। तो अगर मैं इस कंप्लीट पोर्शन की बात करूं तो इसका टेम्परेचर भी कितना होगा, 30 डिग्री। अरे मेरे इस अंगूठे का टेम्परेचर 30 डिग्री, ठीक है, इसका भी इस उंगली का टेम्परेचर भी 30, इसका भी 30, इसका भी 30, इसका, ये टोटल टेम्परेचर कितना हुआ इसका, 30 तो रहा। ऐसा तो नहीं है कि इनको एक साथ करते ही इनका 30 150 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 150 डिग्री होते हाथ जल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा बढ़ा दी ना, पहले केवल अंगूठा था, इतना मटेरियल था, अब ये भी आ गया, ये दोनों एक जगह आ गए, अब ये चारों पांचों एक जगह आ गए, मटेरियल बढ़ गया।
अरे निकाय में मटेरियल बढ़ गया ना, सिस्टम में मटेरियल बढ़ गया, अब निकाय में मटेरियल बढ़ गया तो पर टेम्परेचर तो उतना ही रहा ना, मतलब टेम्परेचर उतना ही रहने का मतलब है टेम्परेचर मटेरियल पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा, टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर रहा ना डायरेक्टली। ये 30 डिग्री, इसका भी 30, इसका भी 30, इसका भी 30, इस पार्ट का भी 30 है, तो इसका टोटल का कितना 30 डिग्री है। ऐसा नहीं हुआ ना 30 + 30 + 30, जैसे इसमें हुआ था कि इसका वॉल्यूम मान लो V है, इसका भी V है, इसका भी V है, इसका भी V है, तो सबका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा V प्लस 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 V ऐसे V प्लस ऐसे ऐड हो जाता है। तो वो ऐड जो अगर होता है तो वो तो होती है व्यापक, एक्सटेंसिव, और अगर ऐड नहीं होता मतलब पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, गहन बोलते हैं, इंटेंसिव। मतलब जो टेम्परेचर है वो कैसा है, गहन राशि है, इंटेंसिव क्वांटिटी है, और इंटेंसिव, और ये कैसा है, एक्सटेंसिव है। करेक्ट है, अरे चमक रहा है। तो लिख लो, इसका डेफिनेशन लिखो आप, एक्सटेंसिव का डेफिनेशन लिखो पहले, व्यापक का, किसका, व्यापक, व्यापक। हाँ लिखो एक्सटेंसिव, यदि किसी राशि का मान, यदि किसी राशि का मान पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, तो उसे गहन राशि कहते हैं, तो उसे गहन राशि कहते हैं, तो उसे गहन राशि कहते हैं। if the value of a quantity depends on, if the value of a quantity depends on the quantity of material, then it is known as extensive property, then it is known as extensive property और extensive quantity बोल लो, then it is known as extensive quantity, then it is known as extensive quantity, correct है, then it is known as extensive quantity, ये हो गया एक्सटेंसिव। एग्जाम्पल लिख लो, वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम, द्रव्यमान, मास आदि एक्सेट्रा। इंटेंसिव, थर्ड लिखो, सेकंड गहन, इंटेंसिव गहन क्या होगा, जो मात्रा पे डिपेंड नहीं करता, गहन क्या होगा, मात्रा पे डिपेंड नहीं करता। तो लिखो, ऐसी राशि जो पदार्थ की मात्रा पे निर्भर नहीं करती, ऐसी राशि जो पदार्थ की मात्रा पे निर्भर नहीं करती। इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी होता है, वो भी अभी मैं बताऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, वो आइडिया के लिए रख लेना। एक ऐसी राशि जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, इंटेंसिव गहन राशि कहलाती है, गहन राशि कहलाती है। इफ ए क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन दी, if a quantity does not depend on the quantity of material, then it is known as intensive quantity. एग्जाम्पल लिख लो, डेंसिटी मतलब घनत्व है, डेंसिटी घनत्व, और टेम्परेचर लिख लो, टेम्परेचर तापमान, ठीक है।
आई बात समझ, ये हो गया, तो ये दोनों चीज़ आ गई समझ, ये बात हो गई कंप्लीट एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के बारे में। इसका मैं दूसरा डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा था। दूसरा डेफिनेशन इस तरीके से बोला जाता है कि जैसे वॉल्यूम को ऐसे लिखा जाता है ना, V1 प्लस V2 अलग अलग पार्ट का हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर ये इस रूल को फॉलो करते हैं तो ये क्या होता है, एल्जेब्रिक सम मतलब बीजगणितीय योग। तो अगर कोई क्वांटिटी है वो बीजगणितीय योग की पालना करती है, मतलब एल्जेब्रिक सम को फॉलो करता है। एल्जेब्रिक सम मतलब इस तरीके से ऐड हो जाता है, तो वो कैसा होता है, एक्सटेंसिव होता है। और इस तरीके से ऐड नहीं होता। जैसे टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर वो T, अगर अलग अलग पार्ट का, जैसे 4 पार्ट बना लिए मैंने, इसका T है, इसका भी T है, इसका भी T है, इसका भी T है, तो ये T प्लस T प्लस T प्लस T, ऐसा 4T नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा इस टोटल का। लेकिन वॉल्यूम अगर इसका V1 है, इसका भी V है, इसका भी V है, इसका भी V है, इसका भी V है वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम है वो टोटल कैसा हो जाएगा, V प्लस V प्लस V प्लस V, ये 4V, वॉल्यूम तो 4V हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। लेकिन टेम्परेचर ऐसे 4T नहीं आएगा, टेम्परेचर क्या आएगा, T ही आएगा। तो डायरेक्ट अगर इस तरीके से बोला जाता है कि अगर कोई एल्जेब्रिक सम को फॉलो करता है, अगर कोई बीजगणितीय योग की पालना करता है, अगर कोई क्वांटिटी, तो वो कैसा होगा, वो एक्सटेंसिव होगा। और बीजगणितीय योग की पालना नहीं करता है तो वो कैसा होगा, इंटेंसिव होगा, गहन होगा। ये बात चमकती है। ये बात भी इस तरीके से अगर आप जेम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो जेम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस करता हूँ, इसमें मतलब और भी चीज़ें बात करते हैं। लेकिन आप यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, वहाँ पर किस वे में पढ़ना है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा नहीं जा रहा। किसी को ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो ये देख सकता है, बाकी IIT जेम भी पढ़ सकता है। अगर किसी को उस लाइन में जाना है तो उसमें काफ़ी मैं डेप्थ में बताता हूँ चीज़ें, और उसमें रिक्वायरमेंट भी होती है, उस पर क्वेश्चंस करते हैं, इस पर काफ़ी सारे। हाँ जी, ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ और बातें करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम वो क्या है, किस तरीके से हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, करेक्ट, ओके।